हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है। उस 6वें चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है अपक्षय। आज हम बच्चों अपक्षय के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। तो देखिए बच्चों, अपक्षय के अंतर्गत अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चट्टान का क्षय होना, टूटना। कोई भी चट्टान या शैल खंड या खनिज जब अपनी आकृति में टूट करके बिखरता है, वह अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की, जो वायुमंडल के तत्व हैं, उनकी धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। जो वायुमंडलीय तत्व होते हैं, तापमान, वर्षा, जो तत्व होते हैं वो धरातल के पदार्थों पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सम्मिलित होती है अपक्षय में। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक, पृथक यानी अलग से, या सामूहिक यानी सम्मिलित रूप से धरातल के पदार्थों को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से, अपक्षय को क्या, मौसम एवं जलवायु के जो कार्य हैं उनके माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन, यांत्रिक यानी भौतिक, एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहने का मतलब, मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक या भौतिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन को ही अपक्षय कहा जाता है। क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। अपक्षय में क्या होता है, पदार्थों का बहुत ही कम या नगण्य के बराबर संचलन का मतलब आगे बढ़ना, वो अपने स्थान पर ही टूटकर बिखर जाते हैं, वह अपक्षय होता है। यह एक स्वस्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया है। स्वस्थानीय का मतलब स्वयं के स्थान पर, तदस्थन माने उसी स्थान पर, और अपने स्थान पर होने वाली प्रक्रिया है ये अपक्षय। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? देखिए, अपक्षय में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण किसी भी खनिज या चट्टान जो है वो उसका अपने स्थान पर ही टूट करके बिखर जाना होता है। अपक्षय में अगर परिवहन हो गया तो वो अपर्दन हो जाता है। अपक्षय में अगर परिवहन हो गया जल के द्वारा, हवा के द्वारा, तो वो अपक्षय नहीं होता, फिर वो क्या कहलाता है, अपर्दन। आगे देखिए बच्चों, अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, जटिल यानी कठोर, भौमिकी यानी भूमि, धरातल, जलवायु यानी जलवायु, स्थलाकृतिक यानी स्थलों की आकृति, एवं वनस्पतिक यानी जंगल आदि कारकों द्वारा प्रानुकूलित, कंडीशनड होती है। प्रानुकूलित का मतलब होता है उनके अनुकूल। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। इन सब में किसका महत्व है, जलवायु का। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं, अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी, अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। यानी अपक्षय होने की जो गहराई है वह एक जलवायु से दूसरे जलवायु प्रदेश में भिन्न भिन्न होती है। चित्र संख्या 6.2 में इसको दर्शाया गया है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अंशों को अंकित कीजिए तो उसमें प्राप्त विवरण की तुलना कीजिए, वो आगे देखेंगे। अपक्षय प्रक्रियाओं को 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है रासायनिक अपक्षय, जो रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। दूसरा है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जो भौतिक प्रक्रियाओं से होता है। और तीसरा है जैविक, जो जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय होता है। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। तो इनमें क्या है कि एक पूरी जो प्रक्रिया होती है वह अपने आप अकेले काम करती है। ये तो हो गया अपक्षय। अब देखिए बच्चों, अपक्षय में भी कई प्रकार हैं। सबसे पहले आता है रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस,
रासायनिक यानी रसायन रूप से होने वाला अपक्षय यानी सेलों का टूटना। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे ही विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन। विलयन का मतलब घुलना, कार्बोनेटीकरण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके जो सेल टूटती है वह क्रिया कार्बोनेटीकरण कहलाती है। जलयोजन का मतलब होता है जल के साथ में क्रिया करना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में, तथा न्यूनीकरण का मतलब होता है पदार्थ का टूट करके उसके गुणों में कमी होना। सेलों के अपघटन, सेलों का टूटना, विलयन यानी घुलना अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में, रासायनिक क्रिया द्वारा जो छोटी से छोटी अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का क्या करती है, न्यूनीकरण होता है, चट्टानों को तोड़ती है, अपक्षय करती है उसका। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो विद्यमानता है वो गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या है, पौधों और पशुओं के अपघटन को, भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला की प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। जो हमारे धरातल में पाए जाने वाली जो खनिज हैं बच्चों, उन खनिजों में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, रसायन विज्ञान में जो हम पढ़ते हैं रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो किसी अनुसंधानशाला में यानी जो प्रयोगशाला होती है, प्रैक्टिकल लैब, उनमें प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। ये रासायनिक प्रक्रिया भी कई प्रकार से होती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले है घोल या विलयन, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, घोलना। देखिए जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ORS का घोल, नमक का घोल, नमक चीनी का घोल, तो ये घोल वही होता है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है। ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी है, मिश्री है, तो ये ठोस पदार्थ होते हैं, ये पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उससे घोल कहते हैं। जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलयता पर निर्भर करता है। विलयता का मतलब घुलना। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं। विघटित का मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित। सस्पेंशन, निलंबन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या है, जल में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, पानी के साथ में आत्मसार कहते हैं जिसे, मिल जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निच्छालित, लीच्ड हो जाते हैं। निच्छालित का मतलब होता है नीचे बैठ जाते हैं। और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण, शुष्क प्रदेशों में कभी जब वर्षा होती है उसके कारण ये इकट्ठे हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त यानी अम्ल, कार्बोनिक अम्ल युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है वो कार्बोनिक एसिड युक्त जल कहलाता है, में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। क्षयोन्मुख जैव पदार्थों, क्षयोन्मुख का मतलब होता है जिनका अपघटन होता है, जिनमें क्या होता है, जिनका टूटना होता है, वो जैव पदार्थों द्वारा जनित, जैव पदार्थों के द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारणतः लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है, जो नमक है। इसके बाद में रासायनिक अपक्षय में देखिए दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, देखिए कार्बोनेशन का मतलब होता है कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों में
खनिजों से प्रतिक्रिया का जो प्रतिफल होता है वो कार्बोनेशन कहलाता है। जो खनिज होते हैं कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, वो क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं। खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल जो होता है वो कार्बोनेशन कहलाता है। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में, अलग करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, ग्रहण की जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। भूमिगत जो गुफाएं होती हैं वो चूने के पत्थर वाली चट्टानें होती हैं, उनका निर्माण वहाँ होता है। अगली जो रासायनिक प्रक्रिया है वो है जल योजन, जिसे हाइड्रेशन बोलते हैं बच्चों। जल योजन का मतलब होता है जल में डूबना। जल योजन जल का एक रासायनिक योग है। खनिज एवं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं। जब किसी खनिज में जल प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, वह खनिज फैलने लगता है एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। जब बहुत से ऐसे खनिज होते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं और उनका आकार बढ़ जाता है। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। जैसे हम सफ़ेदी में बच्चों पानी डालते हैं तो उसका आकार क्या है, खिल जाता है, वह और बढ़ जाता है, उसमें वजन बढ़ जाता है। तो ये जल योजन की क्रिया होती है। इसके बाद में देखिए यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है। उत्क्रमणीय और कैसी होती है, लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति यानी दोबारा से सेलों में श्रांति हो जाती है, सेलों में चटकन हो जाती हैं, सेलों में क्या होता है, असमानता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है, यानी वो टूट सकती हैं। देखिए बच्चों, ये आंध्र प्रदेश में भंगीर भुवनागिरी के समीप ये ग्रेनाइट सेल से बृहद अपसल्कन क्या है, गुंबद है। ये सेलों का ये अपसल्कन गुंबद है जो इस तरीके से ये बना हुआ है, गुंबदा आकार में, ग्रेनाइट सेल का है ये। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। बहुत सारे क्ले जो खनिज होते हैं वो क्या करते हैं, सूखते हैं और आर्द्र यानी नमी युक्त होते हैं, और जिससे क्या है, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं तथा इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति अपरियासी पदार्थों में ओवरलैइंग जो होती हैं, अपरियासी पदार्थों में दरार का कारण बनती हैं। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या है, दरार का कारण बनती हैं। रंध्र क्षेत्र में समाहित जो लवण है वो तीव्र एवं बार बार जल योजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होता है। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपसल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है जल योजन। अब आता है बच्चों रासायनिक प्रक्रिया का अगला जो स्टेप है वो है ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण के लिए खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग, खनिज एवं ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण वहीं होता है जहां वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं, या वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल आपस में मिलते हैं, वहाँ ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में लोहो, मैग्नीज, गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोह धारक बायोटाइट
ओलिवाइन एवं पायरोक्सिन जैसे खनिजों को क्या करती है, प्रभावित करती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किससे होता है बच्चों, ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से। ऑक्सीकरण होने पर जो है वो लोहे का जो लाल रंग है वो भूरे और पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जंग लगती है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है, जो ऑक्सीकृत खनिज हैं वो ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण की क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्ध जल क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। न्यूनीकृत होने पर लोहों का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंततः संबंधित हैं, जलयोजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण के साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। क्या हम लोहों में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? बिल्कुल। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? पूरा जल का ही योगदान होता है। जहाँ जल की मात्रा यानी आर्द्रता नहीं होती है वहाँ रासायनिक क्रिया बहुत कम सक्रिय होती है। क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जल अभाव वाले उष्ण मरुस्थलों में प्रभावकारी हो सकती है? नहीं, रासायनिक प्रक्रिया जल के बिना संभव नहीं है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी का कल पढ़ेंगे। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं यहाँ से कल पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।